Hello everyone, this is Brijesh Oja and once again welcomes you in the Science Master Brijesh Oja channel. Today we are going to discuss about the excretory system in the chapter life processes. After a long time we have bring this video for you. काफ़ी समय हो गया आप लोग के लिए ये वीडियो ले आते और इसी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जैसा आप डायग्राम भी देख रहे हो, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करें कि आखिर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, एक्सक्रीशन होता ही क्या है। तो एक्सक्रीशन में हम लोग बात करेंगे कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस of expelling the non-gaseous nitrogenous waste like the urea, uric acid along with the excess of water from the body। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग नॉन गैसियस यानी जिसमें गैस को बाहर नहीं निकालते हैं हम लोग, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, और उसके साथ साथ में बहुत सारा जो अनयूज्ड वाटर है हमारे शरीर का या यूज्ड वाटर है बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसको शरीर के बाहर हम लोग निकालने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड along with excess of water from the body is known as the excretion। इजेशन में हमने देखा था कि सॉलिड वेस्ट को शरीर के बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग इजेशन कहते हैं, वो डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कभी भी इजेशन और एक्सक्रीशन में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर के बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और गैसियस वेस्ट को कौन निकालता है, हमारे लंग्स निकालते हैं। तो कई बार हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे बॉडी में 3 तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, उसके बाद गैसियस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है वो है हमारा लंग्स, और तीसरा जो वेस्ट वाटर को शरीर के बाहर निकालने का काम करता है वो है हमारा स्किन। तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो आज चलते हैं और सीधे बात करते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और थोड़ा सा ह्यूमन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान ले लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी एक्सक्रीशन के लिए क्या कोई विशेष ऑर्गन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो वो ऑर्गन क्या क्या होते हैं और किस तरीके से अपना काम करते हैं। चलिए, जैसे अगर हम लोग शुरुआत से करें अमीबा में, तो अमीबा एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके में किसी तरीके की कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर में नहीं पाया जाता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में ही उसमें एक्सक्रीशन परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा, जब ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो वो होते हैं पोरीफेरस। तो उनके बॉडी में छेद ही छेद हैं, पोर ही पोर्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ द पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। सो द सिंपली द वाटर मूव इनसाइड द बॉडी एंड मूव आउटसाइड ऑफ द बॉडी, and they also do not have any special structure to perform excretion. Now move toward the helminthes and platyhelminthes. Then the platyhelminthes have a special structure in their body is known as the protonephridia or flame cell to perform the excretion in their body. Let's remember what I am said to you. Platyhelminthes have special structure known as the flame cell. फ्लेम सेल जो है उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। नेफ्रिडिया नेमेटोडास के अंदर में मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में भी नेफ्रिडिया मिलता है। इसके अलावा एनालिडा में नेफ्रिडिया मिलता है। आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा एनिमल का ग्रुप है जिसको इंसेक्ट ग्रुप्स और क्रेप्स बहुत सारे उसमें आते हैं। तो इनमें 3 तरीके के स्पेशल स्ट्रक्चर जो हैं वो पाए जाते हैं। एक होता है ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड और मैल्पिगियन टिब्यूल्स। तो ये 3 तरीके के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं वो आर्थ्रोपोडास के अंदर में पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड और क्या, मैल्पिगियन टिब्यूल्स। इसी तरीके से अगर मोलस्का की तरफ बढ़े जिसमें स्नेल, पाइला, यूनियो, सीपिया ये सब आते हैं, उनके पास में किडनी बोल के ही कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उस किडनी के थ्रू ही ये अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इकाइनोडर्मेटा की तरफ बढ़े तो इकाइनोडर्मेटा में डर्मल पैपुली जो स्ट्रक्चर है वो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करता है। एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स परफॉर्म द एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ द ए पेयर ऑफ किडनी। तो नाउ मूव द वन ऑफ द वर्टिब्रेट दैट इज अ ह्यूमन बीइंग टू सी what is the excretory system
एंड व्हाट इट लुक लाइक इन द ह्यूमन बींग्स। तो हमारे पीछे ही डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को ही देखने की कोशिश करेंगे। जैसा आप देख रहे हो, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर इज अराइजिंग फ्रॉम द किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स attached to the kidney, urinary bladder on the other side of the kidney, and urethra that move out, that bring out the urine from the body. Now we are talking about the human excretory system, and let's move. Renal artery is the structure that bring the blood into the kidney, and renal vein is the structure that bring back the blood from the kidney. किडनी के अंदर जो ब्लड ले आने का काम होता है वो रीनल आर्टरी का होता है, और रीनल वेन जो होते हैं वो ब्लड को वापस किडनी से ले जाते हैं आफ्टर द फिल्ट्रेशन। किडनी जो है वो एक पेयर में आपको दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हो कि किडनी क्या है। किडनी इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। दीज आर वन पेयर, लार्ज साइज, दे आर लार्ज साइज, रेडिश ब्राउन इन कलर। इनका जो कलर होता है वो बिल्कुल राजमे के कलर का होता है। जैसा राजमा आप खाते हो और राजमा का जैसा शेप होता है और कलर होता है, ठीक वैसा ही शेप और कलर किसका होता है, किडनी का भी होता है। दीज आर द लार्ज साइज बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमिनल रीजन। ये अपर एब्डोमिनल रीजन में साइड बाय साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं, यानी ये यहाँ पे इस वाले हिस्से में हमारे ऊपर की तरफ और हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारा बैकबोन है उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। दीज किडनी, यू लुक दैट किडनीज आर नॉट इन अ सेम प्लेन। ये दोनों जो किडनी है वो एक ही प्लेन पे नहीं है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर इन पोजिशन। ये जो हमारे राइट साइड का जो किडनी है ये थोड़ा सा नीचे होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड द प्लेस फॉर द लीवर। लीवर को जगह देने की वजह से जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। तो इनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है इनकी पोजीशन। तो ये दो हमारे किडनी हो गए। तो वन पेयर किडनी है, लार्ज साइज है, रेडिश ब्राउन है, अपर एब्डोमिनल रीजन्स में पाए जाते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, एसिमेट्रिकल पोजीशन होते हैं। राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों नीचे होती है भाई? क्योंकि राइट किडनी प्रोवाइड द प्लेस फॉर द लीवर। इंटरनली अगर हम इनकी बात करें तो इंटरनली जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जो किनारे किनारे का रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं उसको? रीनल कॉर्टेक्स, किनारे का। और बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है इसका वो कहलाता है रीनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला से मिलकर के बने होते हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स नोन एज द यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं उनको? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, या उनको नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उनको? नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके अलावा दूसरा जो हिस्सा है वो है हमारा यूरेटर। यूरेटर कैसे होते हैं? दीज आर वन पेयर, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी। ये किडनी का वो हिस्सा जो कॉन कैविटी है, जो अंदर की तरफ दबी हुई कैविटी है, इसकी कॉन कैविटी कहते हैं, वहीं से कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकले होते हैं। कितने होते हैं? एक पेयर में होते हैं। और ये वन पेयर स्ट्रक्चर जिस हिस्से से किडनी के निकले होते हैं उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं उसको? हाइलम कहते हैं। हाइलम वाले हिस्से से ही एक पेयर लंबे, नैरो यानी पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकले होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं यूरेटर्स। इन्हीं यूरेटर का काम क्या होता है कि फिल्ट्रेशन के बाद जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, तो उसके बाद उस यूरिन को ये कंडक्ट करते हुए पेरिस्टालसिस के प्रोसेस में, जानते ही हैं कि पेरिस्टालसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द सब्सटेंसेस बाय जर्किंग मूवमेंट और बाय वाइब्रेशंस। तो उनको वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में कंडक्ट करते हुए कहाँ लेके जाते हैं? इस यूरिनरी ब्लैडर में लेके आते हैं। तो यूरेटर पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिन को कंडक्ट करके किडनी से कहाँ ले आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में ले आते हैं।
यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा है? ब्लैडर मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्टोरिंग ऑर्गन है जो कि इनवॉलेंटरी मसल से या स्मूथ मसल से मिल करके बने होते हैं। तो इनके पास में अपने फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। जिस वॉल्यूम में यूरिन यहाँ पे आता है, इकट्ठा होता है, उसके हिसाब से ये अपने साइज को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। तो ये डिस्टेंसिबल सैक है। तो ये कैसा है? इट इज अ थिन वॉल्ड इलास्टिक पियर शेप्ड डिस्टेंसिबल सैक। ये थिन वॉल्ड होते हैं, स्मूथ मसल के, इनवॉलेंटरी मसल्स के बने हुए होते हैं। इलास्टिक होता है यानी फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है। पियर शेप्ड है यानी नाशपाती के आकार का होता है। और डिस्टेंसिबल सैक है यानी ये किडनी से दूर पाया जाता है। ये लोअर एब्डोमिनल रीजन्स में पाए जाते हैं, ये नीचे की तरफ लोअर एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। इनका काम होता है कि दे स्टोर द यूरिन टेम्पोरली। ये यूरिन को टेम्पोरली स्टोर करके रखते हैं। जब ये पूरी तरीके से फिल्ड अप हो जाते हैं, भर जाते हैं, तब हमें एक सेंसेशन होता है, पता चलता है कि हमें यूरिनेट करना है और यूरिन को शरीर के बाहर निकालना है। यहीं से एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, एंड इट इज पास थ्रू। अब मेल और फीमेल में ये अलग अलग होते हैं। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में पढ़ेंगे तो वहां पे यूरेथ्रा का जिक्र आएगा, डिस्कस वहीं पे कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं कि यूरेथ्रा का काम क्या है। ये भी एक लंबा मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। और किडनी के एक दूसरे हिस्से के बारे में अभी इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और वो हिस्सा है हमारा नेफ्रॉन्स का या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे पूरा नोट्स लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। चलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि किडनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है फिल्ट्रेशन का, यानी ब्लड को फिल्टर करके उसके अंदर मौजूद जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालना। तो ये काम किडनी कैसे करता है? और किडनी का, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसा आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा आपको बनाने में ऐसा महसूस होगा कि काफ़ी कठिन है, लेकिन मैंने इसके कुछ मेन पार्ट ही इलाबोरेट किए हैं, कुछ हिस्सों को मैंने छोड़ दिया है। जैसे छोड़ा नहीं है, बल्कि इतना बनाने से ही काम हो जाएगा, यही इसके मेन पार्ट्स हैं। आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बताया था कि रीनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर में ब्लड लेकर के आती है। तो जब वो अंदर की तरफ एंटर करती है, किडनी के अंदर पहुंचती है, तो वो अंदर जाने के बाद में बहुत सारे आर्टरियोल्स में, बहुत सारे ब्रांचेस में वो टूट जाती है। वैसा ही एक ब्रांच यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी। ये ब्रांचेस जैसे ही किसी एक नेफ्रॉन की तरफ बढ़ते हैं वो बहुत सारे सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट, AFFERENT। एफरेंट का मतलब होता है जो ब्लड को ले करके आए, उनको एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। यहाँ पे वैसा ही शब्द है इफरेंट आर्टरियोल्स। तो इफरेंट का मतलब होता है जो ब्लड को दूर लेकर के जाते हैं। तो इफरेंट आर्टरियोल जो है यहाँ पे डिवाइड होते हैं और ये एक छननी की तरह, स्ट्रेनर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं उसको? ग्लोमेरुलस कहते हैं। कौन बनाता है? एफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइड रीडिवाइड हो करके एक छन्नी की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेनर की तरह, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर में मौजूद होता है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल। तो जो भी ब्लड इस एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर में आते हैं वो छनते हैं, और जो छना हुआ हिस्सा है वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है बोमेन कैप्सूल में। तो ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे जो भी चीजें फिल्ट्रेट होती हैं वो फिल्टर होने के बाद में नीचे कहाँ आती हैं? यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के अंदर में आती हैं। तो ये बोमेन कैप्सूल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर में पूरा का पूरा जो ब्लड है वो छनता है। छनने के दौरान उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो छन करके बाहर हो जाते हैं। पर डे लगभग हर मिनट की अगर हम बात करें तो 125 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का जो रेट होता है वो एक एडल्ट ह्यूमन में पर डे का लगभग 170 से 180 लीटर
फिल्ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या ये फिल्टर करने का काम करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो कितना होता है 170 से 180 लीटर पर डे का होता है जो यहाँ से ग्लोमेरुलस से छन करके बोमेन कैप्सूल में आता है। किडनी को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे नेफ्रॉन्स को तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया हमारा बोमेन कैप्सूल वाला हिस्सा और दूसरा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जितने भी दिखाई दे रहे हैं तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के मेन 3 हिस्से हैं, एक है PCT, एक ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं हम लोग, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को यू शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, और तीसरा है DCT। तो PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT ये 3 मेन स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो जो बोमेन कैप्सूल में चला गया, बोमेन कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, PCT में पहुँचते हैं। PCT को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो बोमेन कैप्सूल के नजदीक वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको PCT कहते हैं। PCT को कहते हैं कि दिस इज द साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो फिल्ट्रेट आया उसमें कुछ उपयोगी चीजें हो सकती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो उनको ये PCT क्या कर लेता है, ये PCT उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी दीपावली आ रही है तो आप अपने घरों में साफ सफाई करते हो और कबाड़ी वाले को कुछ सामान बेचते हो, बेकार वेस्ट मटेरियल्स बेचते हो, लेकिन आपको अचानक से उसी में से कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं जो आपके लिए जरूरी है, आप तुरंत उसमें से क्या कर लेते हो, पिक आउट कर लेते हो, कहते हैं अरे नहीं भाई इसको नहीं बेचना है। तो वैसे ही यहां भी होता है, सारी की सारी चीजें तो बेकार हैं जो आ गई बोमेन कैप्सूल में, लेकिन उसमें से कुछ उपयोगी चीजों का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कहां हो जाता है, PCT के अंदर हो जाता है। तो PCT में उनको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचता है और इसमें भी 2 लूप होते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर से नीचे, और एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और इनका काम होता है कि ये वाटर के लिए तो परमिएबल होते हैं यानी एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमिएबल होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड उसमें मौजूद होता है। दूसरा जो असेंडिंग लिम्ब है वो ठीक इसका उल्टा होता है, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल होता है, जिससे क्या होता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन कर लेते हैं। यानी कहीं पे सोडियम क्लोराइड निकल गया, कहीं पे वाटर निकल गया तो यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है हमारा DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम होता है कि ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो आए हैं यहाँ पे फिल्टर होकर के, उनके अंदर में जो एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है उसे यूरेटर के थ्रू कहाँ भेज देते हैं, फिल्ट्रेट को, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स है वो सीधे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोगों ने जाना कि किडनी किस तरीके से काम करती है। इसी में एक और टॉपिक भी है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए थोड़ा सा ऐसे ही। एक हीमोडायलिसिंग मशीन होती है जिसमें ऐसे व्यक्ति जिनका कि रीनल फेल्योर हो गया है यानी किडनी फेल्योर हो गया है, तो किडनी फेल्योर होने के कई सारे कारण हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक सब्सटेंसेस को लेना, उससे भी किडनी फेल हो सकती है। कभी चोट लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारे शरीर में, तो उससे भी हमारी किडनी फेल्योर हो सकती है। तो किडनी जिनकी फेल्योर हो गई यानी उनके शरीर के अंदर में से हम नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग नहीं कर पाएंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे मशीन का सहारा लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं डायलाइजिंग मशीन। उस डायलाइजिंग मशीन में यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, आई होप कि आपको दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा भाई, ये मशीन है ऐसे, ये देख रहे हो आप, ये एक पेशेंट है और इसको डायलाइजिंग मशीन से जोड़ दिया गया है। तो ये डायलाइजिंग मशीन से जुड़ा हुआ है। अब इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर में क्या है कि इस डायलाइजिंग मशीन में आप देख रहे हो ये बहुत सारे सेलोफेन के मेम्ब्रेन्स लगे हुए हैं, इसके अंदर में डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा हुआ है, तो लगातार इसमें पंप किया जा रहा है फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन। अब ये जो ह्यूमन बॉडी के साथ में ब्लड को कलेक्ट किया गया है, तो आर्टरी के साथ में ब्लड को ले लिया जा रहा है और ब्लड को मशीन में पंप करने से पहले उसमें कोई एंटी हिपेरिन
उसमें हिपेरिन एंजाइम ऐड कर दिया जाता है ताकि ब्लड की कोगुलेटिंग ना हो, और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर देते हैं ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। उसके बाद वो मशीन में जाता है। मशीन के अंदर में आप देख रहे हो बड़े सारे ये चेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको सेलोफेन मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होते हैं सेमी परमेबल होते हैं, डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर में डूबे होते हैं। ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड, ये ब्लड का आइसोटोनिक होता है, यानी इसका कंसंट्रेशन और ब्लड का कंसंट्रेशन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनका कंसंट्रेशन और ब्लड का कंसंट्रेशन जब बराबर होगा तो ब्लड के अंदर में जो मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे बाहर की तरफ निकल करके डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाएंगे, और वो जो वेस्ट डायलाइजिंग सोल्यूशन है ये दूसरे बोतल में कलेक्ट हो रहा है। लगातार हमारे शरीर से ब्लड जाएगा और इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल जो है बाहर होते रहेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद जो ब्लड होगा जो साफ हो गया है उसको हम लोग दूसरे इस मशीन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, शरीर के अंदर पंप कर देंगे, और इसमें शरीर के अंदर पंप करने से पहले इसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म करेंगे और इसमें एंटी हिपेरिन एंजाइम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली हिपेरिन एंजाइम वगैरह जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ देर तक चलेगा, और चलने के बाद में हमारा पूरा का पूरा जब ब्लड फिल्टरेट हो जाएगा तो कुछ समय तक हमें किडनी के बिना भी रहने में कंफर्टेबली हम आसानी से महसूस कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा। दूसरा है इसी में ऑस्मो रेगुलेशन का एक प्रोसेस है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, और वही ब्रेन जो है सबसे पहले शरीर के अंदर में जो पानी की कमी होती है उस पानी की कमी को कौन पहचानता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ही होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन हमारे बॉडी में शरीर में पानी की कमी को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें दिखी हुई है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए शरीर में पानी की कमी होती है तो उसकी पहचान कौन करता है, उसकी पहचान करता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में एक हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एक हार्मोन सिक्रीट करे, और उस हार्मोन का नाम है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये वॉल की जो परमेबिलिटी है उनकी परमेबिलिटी को ये डिक्रीज कर देता है। तो परमेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर जो है इनका डिक्रीज हो जाएगा और ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिससे कि यूरिन का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। तो इससे कम मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कम मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होगा और हमारे शरीर में क्योंकि पानी की कमी थी तो उस पानी की कमी की पूर्ति हो जाएगी। ठीक अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हाइपोथैलेमस जो है पहचानेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वो ADH का सिक्रीशन कम कर देगा, जिससे कि इनकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और परमेबिलिटी बढ़ने से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा वॉल्यूम में यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को मेंटेन कर लिया जाएगा। तो ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो कहलाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं अलग से भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये पूरा एक्सक्रीशन ही आज खत्म हो गया और इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस भी खत्म हो गया। अगले चैप्टर में लेकर के आएंगे तो केमिस्ट्री में बात करेंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में, और अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन एंजॉय द वीडियो, गुड नाइट।